नेक्स्ट एडजस्टमेंट फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय प्रोविजन? सबसे पहले विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वर्ड प्रोविजन। व्हाट डू वी मीन बाय प्रोविजन? सर, प्रोविजन इज नथिंग बट पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड। हमें पता है कुछ पेमेंट्स हमको फ्यूचर में श्योरली देने पड़ेंगे, तो वी हैव केप्ट सम पार्ट ऑफ आवर प्रॉफिट असाइड। एक एग्जांपल देता हूं, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। से आई एम अ बिजनेसमैन, और जो भी मैं अर्न करता हूं पूरे दिन में, जो भी मैंने कमाया है, माय एंटायर अर्निंग्स ऑफ द डे आई कीप इट इन माय दिस पॉकेट। मेरे पूरे दिन का कमाई मैं इस पॉकेट में रखता हूं, और शाम को घर पे जाके मेरे ओनर को, मेरे बेटर हाफ को, ऑब्वियसली मेरी मैडम को दे देता हूं। एंड आप समझ सकते हैं, आफ्टर गिविंग इट, इट नेवर कम्स बैक, वापस कभी नहीं आता है। तो दिस इज अ डेली रूटीन। वॉट एवर आई अर्न, आई कीप इट हियर, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज बीइंग स्नैच्ड अवे फ्रॉम हियर, छीन लिया जाता है यहां से। मेरा एक हैबिट है, आई एम अ हैबिट ऑफ ईटिंग आइसक्रीम डेली, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा रोज जो भी कमाई होता है यहां पे रखता हूं, यहां से चला जाता है, वापस कुछ नहीं आता है, आइसक्रीम कैसे खाऊंगा? तो एक दिन मैंने डिसाइड किया, जो भी मेरा कमाई है सारा यहां नहीं रखूंगा, वहां से 100 रुपी निकाल के मैंने यहां पे रख लिया, ऊपर वाले पॉकेट में रख लिया। 100 रुपीज मेरी कमाई में से निकाल के मैंने ऊपर वाले पॉकेट में रख लिया। घर जा रहा था, रास्ते में आइसक्रीम पार्लर दिखा, ऑब्वियसली आई स्टॉप देयर, वेंट फॉर माई फेवरेट फ्लेवर। आइसक्रीम वाले से पूछा कितने का हुआ भैया? उसने बोला 90 रुपीज। फ्रॉम वेयर शुड आई पे दोज 90 रुपीज? कहां से पे करूंगा? यहां से नहीं। वो पेमेंट देने के लिए मैंने पैसा अलग रखा है ना, तो वो 90 रुपीज ऑब्वियसली इधर से पे करूंगा ना मैं। तो दिस इज अ प्रोविजन आई हैव मेड फॉर ईटिंग दैट आइसक्रीम। आउट ऑफ माई प्रॉफिट आई हैव अर्नड, दिस वॉज अ प्रोविजन क्रिएटेड फॉर ईटिंग दैट आइसक्रीम। करेक्ट? तो व्हाट इज अ प्रोविजन फ्रेंड्स? Sir, provision is nothing but an obligation, a liability which is surely going to arise in future. एक ऐसा liability जो due to past events, due to events which have already happened, is surely going to arise in future, but amount is indeterminate. Amount is still not known. It is an obligation of uncertain amount which can be estimated with reasonable accuracy. जो हम एस्टिमेट किया जा सकता है रीजनेबली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ प्रोविजन फ्रेंड्स? वी वुड से अ प्रोविजन इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट kept aside for a liability certain to arise in future, but amount is indeterminate. अमाउंट इनडिटर्मिनेट है। अमाउंट इनडिटर्मिनेट है मतलब अमाउंट हमको पता नहीं है, या हम बोल सकते हैं अ प्रोविजन is an obligation. Provision is an obligation of uncertain amount. Provision is an obligation of uncertain amount which can be reasonably estimated तो when we are talking of provision for doubtful debt, provision for doubtful debt क्या हुआ? तो सेम वैसे ही फॉर सेल्स मेड इन करंट ईयर, वो सेल्स जो इस साल इन करंट अकाउंटिंग पीरियड हमने किया है, इफ पेमेंट इज रिसीव्ड इन करंट ईयर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर दैट सेल्स विच इज इन करंट ईयर, इस साल सेल्स किया है लेकिन सर अप टू ईयर एंड उसका पेमेंट नहीं मिला है,
पेमेंट फ्यूचर में मिलने वाला है, नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है। सी, सेल्स इस साल किया है, मतलब इनकम हमने इस साल ट्रीट कर लिया है उसको, अगर उसमें से फ्यूचर में सारा पैसा मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर दैट सेल्स मेड इन करंट ईयर, फ्यूचर में पेमेंट नहीं मिला, बैड डेट हुआ, तो क्या वो लॉस अगले साल के प्रॉफिट के सामने चार्ज होना चाहिए या इस साल के प्रॉफिट के सामने चार्ज होना चाहिए? सर वो सेल्स को इनकम इस साल माना है, तो वो लॉस बैड डेट का भी इसी साल के प्रॉफिट के सामने चार्ज होना चाहिए ना। लेकिन सर अब फ्यूचर में जाके तो हम नहीं देख सकते, एक्चुअल में बैड डेट होगा कि नहीं हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एस्टिमेट करेंगे। लुकिंग एट सेल्स इन करंट ईयर विल मेक एन एस्टिमेशन कि वो सेल्स जिसका पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, वो सेल्स जिसका पेमेंट नहीं मिला है, वो डेटर से फ्यूचर में कितना पैसा नहीं मिलने का एक्सपेक्टेशन है, कितना पैसा हम नहीं मिलेगा ऐसा सोच रहे हैं। फॉर दैट पेमेंट विच वी आर एक्सपेक्टिंग नॉट टू रिसीव इन फ्यूचर आउट ऑफ करंट ईयर सेल, हम लोग करंट ईयर की सेल में से थोड़ा पैसा अलग रख देंगे। टू चार्ज इट अगेंस्ट करंट ईयर प्रॉफिट, हम करंट ईयर के प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा अलग रख देंगे, एक प्रोविजन क्रिएट कर देंगे। एंड दिस प्रोविजन सिंस वी आर क्रिएटिंग for debtors from whom amount could not be recovered in future, we call it provision for doubtful debts. तो by how are we creating that provision for doubtful debt? कैसे क्रिएट कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं ये प्रोविजन? सर अपने प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा अलग रख रहे हैं, तो एंट्री क्या पास करेंगे? इन फर्स्ट ईयर फॉर क्रिएटिंग दैट प्रोविजन, एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट, मतलब पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। पीएनएल क्रेडिट साइड आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट को कम करना है, प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा निकालना है, तो पीएनएल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो फॉर क्रिएटिंग दिस प्रोविजन एंट्री पास कर दिया पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नाउ इन सेकेंड ईयर जब एक्चुअल में बैड डेट हुआ, इन सेकेंड ईयर जब फर्स्ट ईयर की सेल्स का पैसा हम कलेक्ट कर रहे थे, व्हेन वी वर कलेक्टिंग फ्रॉम डेटर्स फॉर सेल्स मेड इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में जब पैसा कलेक्ट कर रहे थे, कुछ अमाउंट रिकवर नहीं हो सका, कुछ बैड डेट हुआ, तो फॉर दैट बैड डेट इन सेकेंड ईयर एंट्री क्या पास होगा? बैड डेट का एंट्री सर पास होगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बैड डेट का लॉस आप कहां ट्रांसफर करोगे? ये बैड डेट पीएनएल में ट्रांसफर करोगे या ये बैड डेट के लिए जो पैसा अलग रखा है उसमें से राइट ऑफ करोगे? बैड डेट के लिए जो पैसा अलग रखा है उसमें से राइट ऑफ करोगे, मतलब ये बैड डेट को क्लोज करके पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, ये बैड डेट को क्लोज करके ये प्रोविजन में ही ट्रांसफर करोगे ना। इसी बैड डेट के लिए आपने पैसा अलग रखा था ना, तो बैड डेट का क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगा? क्लोजिंग एंट्री फॉर बैड डेट विल बी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। Provision for doubtful debt account debit to bad debts. Provision for doubtful debt account debit to bad debts. सर सपोज ईयर 1 में हमने कोई प्रोविजन नहीं बनाया है, मतलब ईयर 1 में हमने अपने प्रॉफिट में से कुछ भी निकाल के अलग नहीं रखा है फॉर बैड डेट, तो फिर बैड डेट का लॉस, कुछ अलग रखा ही नहीं है तो बैड डेट का लॉस हमें यहीं से पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से ही पे करना पड़ेगा। मतलब ईयर 1 में अगर ये प्रोविजन क्रिएट नहीं किया है तो बैड डेट ट्रांसफर होगा कहां पे? पीएनएल में। प्रोविजन क्रिएट किया है तो बैड डेट विल बी रिटन ऑफ अगेंस्ट दैट प्रोविजन। आई होप आपको समझ में आया। सेम वे सपोज मैंने फॉर पेइंग ऑफ रिपेयर एक्सपेंस, फॉर पेमेंट ऑफ रिपेयर एक्सपेंस प्रोविजन बनाया है, रिपेयर एक्सपेंस पे करने के लिए प्रोविजन बनाया है, तो एंट्री क्या पास करूंगा सर? पीएनएल टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स।
प्रॉफिट में से प्रोविजन फॉर रिपेयर्स में पैसा ट्रांसफर करूंगा। रिपेयर एक्सपेंस पे किया, एंट्री दूंगा रिपेयर एक्सपेंस टू कैश। पे किया, रिपेयर एक्सपेंस टू कैश। नाउ विल आई ट्रांसफर दोस रिपेयर एक्सपेंस टू पीएनएल? क्या वो रिपेयर एक्सपेंस पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा? नहीं। वो रिपेयर एक्सपेंस पे करने के लिए मैंने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग रखा है ना, प्रोविजन में रखा है ना, तो वो रिपेयर एक्सपेंस अगेन प्रोविजन में ट्रांसफर करूंगा, पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करूंगा। मतलब वो रिपेयर एक्सपेंस के लिए अगेन क्या एंट्री पास करूंगा? सर प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू रिपेयर एक्सपेंस। मैंने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट किया है, डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ करने के लिए प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अलग रखा है। एंट्री क्या पास किया होगा सर? पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट जब अलाउ किया, क्या एंट्री पास किया होगा? सर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। डिस्काउंट अलाउड क्लोज करके कहां ट्रांसफर करूंगा? पीएनएल में या प्रोविजन में? प्रोविजन में। क्या एंट्री पास करूंगा? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो अगर मैंने कोई भी स्पेसिफिक पेमेंट देने के लिए, कोई भी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए प्रॉफिट का हिस्सा अलग रखा है, तो वो एक्सपेंस जब एक्चुअली होगा वो उस अलग रखे हुए हिस्से में से राइट ऑफ होगा ना। अगर प्रॉफिट में से मैंने हिस्सा अलग नहीं रखा होता तो जो एक्सपेंस मैंने किया है वो पीएनएल के अगेंस्ट राइट ऑफ होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप लोग अपनी क्लास वर्क में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 इन योर क्लास वर्क। ध्यान से पढ़िए, इंफॉर्मेशन क्या दिया है। On 1st January 2017, provision for doubtful debt existed at 40,000. तो is it a provision created on 1st January 17? नहीं। 1st January 17 मतलब opening balance provision का दिया है, मतलब it was created in 2016. 2016 के प्रॉफिट में से 40,000 रुपीज हमने अलग रख दिया था for amount which could not be collected out of debtors in future. ट्रेड रिसीवेबल्स एट द एंड ऑफ 2017 15 लाख के थे। बैड डेट्स टोटल 1 लाख, एंड इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ बैड डेट एंड क्रिएट अ प्रोविजन इक्वल टू 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस। We are creating or we are preparing a provision for doubtful debt account. And also looking at treatment in debtors. If this is balance sheet, चलिए 1st January 2017 provision for doubtful debt existed at 40,000. Can I say opening balance provision for doubtful debt का 40,000 दिया है? सर ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन का कौन सा बैलेंस होगा? सर इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड, प्रॉफिट का हिस्सा है जो अलग रखा है, प्रॉफिट का हिस्सा है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस हमको दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस हमको दिया हुआ है 40,000। ट्रेड रिसीवेबल्स as on 31/12/2017, as on 31/12/17 trade receivables debtors 15 लाख के इन टोटल दिए हैं। बैड डेट टोटल्ड 1 लाख, बैड डेट 1 लाख का हुआ है। बैड डेट अगर 1 लाख का हुआ है तो फॉर बैड डेट हम लोग एंट्री क्या देते? सर बैड डेट इज आवर लॉस, बैड डेट अकाउंट डेबिट।
Bad debt account debit 1 lakh to debtors account. Bad debt account debit to debtors account 1 lakh. मतलब bad debt of 1 lakh will be deducted from debtors. Bad debt 1 lakh rupees का हम लोग माइनस कर देंगे from our debtors. Remaining debtors now in our books are 14 lakh. अब सोचिए ये जो बैड डेट का लॉस हुआ, क्या ये आप पीएनएल में ट्रांसफर करो? विल यू ट्रांसफर दिस लॉस टू पीएनएल? नो. स्पेसिफिकली फॉर दिस लॉस आपने प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा अलग निकाल के रखा है ना, तो जब ये लॉस हुआ, ये लॉस पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, इस लॉस को क्लोज करके प्रोविजन में ट्रांसफर करोगे. मतलब ये लॉस के लिए एंट्री क्या पास करोगे? एंट्री हो जाएगा सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स. Provision for doubtful debt account debit to bad debts. So provision for doubtful debt account में debit side to bad debt account. Provision for doubtful debt account में debit side to bad debt account 1 lakh. They are further saying it is required to write off bad debt. We have written off bad debt and create provision equal to 5% of total trade receivables balance. अब ट्रेड रिसीवेबल्स का डेटर्स का कितना बैलेंस है? ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स का 14 लाख जितना बैलेंस है. 14 लाख जितना बैलेंस है, 14 लाख का 5%, 14 लाख का 5% मतलब 70,000 जितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फ्यूचर के लिए मेंटेन करना है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस कितना रखना है? 5% ऑफ डेटर्स जितना. 14 लाख का 5%, 70,000 जितना बैलेंस रखना है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में डेटर्स अभी 14 लाख के हैं, उसका 5% जितना बैलेंस मेंटेन करना है. मतलब क्लोजिंग बैलेंस कितना मेंटेन करना है? 70,000. और ये जो क्लोजिंग बैलेंस आपने अपने प्रोविजन में मेंटेन किया है, दिस बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप लायबिलिटीज में शो नहीं करते हो, यू शो इट एज डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स. मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना फ्रेंड्स. क्या आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर्स को रिड्यूस करने में यूज करते हो? नो. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अभी एक्चुअली लॉस नहीं हुआ है, ये तो एस्टिमेटेड लॉस है. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका प्रोविजन है. आप इसे इंस्टेड ऑफ लायबिलिटी साइड डेटर्स में से माइनस करके प्रेजेंट करते हो, वो करेक्टली माइनस नहीं होता है. मतलब सर हम फ्रॉम डेटर्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 70,000 माइनस करेंगे. मतलब बैलेंस शीट में नेट अमाउंट 13,30,000 का शो करेंगे. नेक्स्ट ईयर जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 13,30,000 शो नहीं होगा. डेटर्स में ओपनिंग बैलेंस 14 लाख का ही शो होगा. एंड ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस प्रोविजन अकाउंट में शो होगा. मतलब क्या हमने प्रोविजन माइनस कर दिया? नहीं, हमने खाली माइनस करके शो किया है, प्रेजेंट किया है. करेक्टली इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 70,000 का बैलेंस मेंटेन करना है. ऑलरेडी कितना बैलेंस था? 40,000 का था. रिक्वायरमेंट कितना है? सर 1 लाख बैड डेट राइट ऑफ करना है, 70,000 बैलेंस मेंटेन करना है. मतलब हमारा टोटल रिक्वायरमेंट प्रोविजन में 1,30,000 का था. टोटल रिक्वायरमेंट प्रोविजन में 1,30,000 का था. बैलेंस पड़ा कितना है? 40,000. तो कैन बी से 1,70,000. बैलेंस पड़ा कितना है? 40,000. तो 130 कम पड़ रहा है. 130 हमें इस साल के प्रॉफिट में से प्रोविजन में ट्रांसफर करना है. एंट्री पास करेंगे
P&L account debit to provision for doubtful debt. From this year's profit, how much will be transferred to provision? From this year's profit, we would be transferring 1,30,000 to our provision. I hope you are getting this. इस साल के प्रॉफिट में से कितना ट्रांसफर होगा? 1,30,000. एंट्री पास हो जाएगा P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. $1,30,000. क्लियर हुआ? यस सर. तो एक बार फ्रेम पॉज करके ये कॉपी कीजिए आप लोग. अगेन वी आर लुकिंग एट एन एग्जाम्पल. ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31/12/2019. ट्रायल बैलेंस में आपको दिया है डेटर्स टोटल 50,000. ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया है 3,000. मतलब ये बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर हुआ है, जिसके लिए ऑलरेडी हम एंट्री पास कर चुके हैं, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है. अब यहां पे एक चीज सोचो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो क्या ये ट्रायल बैलेंस P&L प्रिपेयर करने के बाद का ट्रायल बैलेंस है? नहीं, ट्रायल बैलेंस तो P&L से पहले का है. अगर ट्रायल बैलेंस P&L से पहले का है, P&L अकाउंट से पहले का है, मतलब इस साल के प्रॉफिट में से अभी तक कोई प्रोविजन में ट्रांसफर नहीं हुआ है, इस साल के प्रॉफिट में से कुछ भी प्रोविजन में ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो सर ये प्रोविजन कहां से आया? ये लास्ट ईयर की बुक्स में से आया. तो ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन दिया है, वी विल से दैट इज ऑलवेज प्रोविजन ब्रॉट फ्रॉम बुक्स ऑफ लास्ट ईयर. ये 4,000 का प्रोविजन ओपनिंग बैलेंस है प्रोविजन का. फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट में दिया है, वी नीड टू राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स ऑफ 5,000 और 5,000 का बैड डेट्स हमको राइट ऑफ करना है. एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है 10% ऑफ डेटर्स. तो हमें अगेन एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट और शेड्यूल ऑफ डेटर्स दोनों प्रिपेयर कर लेना चाहिए. करेक्ट. टू स्टार्ट विथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, इज इट प्रोविजन ऑफ दिस ईयर? नो, दैट इज ब्रॉट फ्रॉम बुक्स ऑफ लास्ट ईयर. मतलब कैन वी से इट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन? बैलेंस ऑफ प्रोविजन ऑन 1st of January 2019. बैलेंस ऑफ प्रोविजन ऑन 1st January 2019 कितना है? 4,000 है सर. बैड डेट्स
3000 के लिए एंट्री पास हो चुका है, फर्दर 5000 के बैड डेट्स हुए, फॉर फर्दर बैड डेट्स ऑफ 5000 एंट्री क्या हो जाएगा, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, टू राइट ऑफ बैड डेट लॉस है सर, बैड डेट अकाउंट डेबिट, और बैड डेट के कारण अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स रिड्यूस हो जाएगा, डेटर्स कम हो जाएंगे। तो बैड डेट 5000 हम लोग माइनस करेंगे फ्रॉम आर डेटर्स, बैड डेट 5000 हम लोग माइनस करेंगे फ्रॉम आर डेटर्स, रिमेनिंग बैलेंस इन डेटर्स 45000। सर ये बैड डेट का क्या करेंगे, क्या प्रोविजन बनाया था हमने, यस, प्रोविजन लास्ट ईयर नहीं बनाया होता तो ये सारा बैड डेट क्लोज करके ट्रांसफर कर देते टू पीएनएल, सारा बैड डेट ट्रांसफर कर देते टू पीएनएल। क्या प्रोविजन बनाया था, यस, तो अब बैड डेट क्लोज करके पीएनएल में ट्रांसफर नहीं होगा, नाउ बैड डेट विल बी क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू प्रोविजन अकाउंट। तो बैड डेट को क्लोज करने के लिए क्या एंट्री देंगे, 3000 था बैड डेट, 5000 और डेबिट किया, टोटल बैड डेट कितना हो गया 8000। तो अब बैड डेट को क्लोज करने के लिए क्या एंट्री देंगे, एंट्री हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे हम लोग टू बैड डेट अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नेक्स्ट ईयर के लिए कितना मेंटेन करना है, 10%। अभी डेटर्स है कितने 45000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना मेंटेन करना है 10% सर, मतलब 4500 सर। तो 4500 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, इट इज टू बी मेंटेन्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए। तो 8000 का बैड डेट राइट ऑफ करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए 4500 बैलेंस मेंटेन करना है, कैन वी से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में 12500 जितना बैलेंस होना चाहिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में 12500 बैलेंस होना चाहिए, है 4000 ही। तो फ्रॉम दिस ईयर्स प्रॉफिट हाउ मच इज टू बी ट्रांसफर्ड, इस साल के प्रॉफिट में से कितना ट्रांसफर करेंगे सर, इस साल के प्रॉफिट में से 8500 ट्रांसफर करेंगे, एंट्री पास करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। करेक्ट, यस सर। Now friends, look at one more example. आपको ट्रायल बैलेंस दिया है एज ऑन 31st March 2020, यू आर गिवन अ ट्रायल बैलेंस ऑन 31st March 20। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, डेटर्स 62000 के दिए हैं, बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर हो गया है, उसका एंट्री भी पास हो गया है, इसीलिए वो ट्रायल बैलेंस में है। डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर इज 1000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमको दिया है 3000। हमने प्रोविजन बनाया था किसके लिए, फॉर अलाउइंग डिस्काउंट टू डेटर्स। क्या ये प्रोविजन इस साल बनाया है, नहीं सर, पीएनएल अभी तक प्रिपेयर किया ही नहीं है, मतलब ये जो प्रोविजन है ये लास्ट ईयर की बुक्स में से हमारी बुक्स में आया है, कैन वी से दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन, यस सर। एडजस्टमेंट में दिया है वी नीड टू राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स ऑफ 2000, और 2000 का बैड डेट राइट ऑफ करना है एंड मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 10% ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2% ऑन डेटर्स। तो हम लोग ट्रीटमेंट देखते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट,
एंड बैलेंस शीट में। डेटर्स का बैलेंस हमको दिया है 62,000। डेटर्स का बैलेंस हमको दिया है 62,000। ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का दिया है। ओपनिंग बैलेंस फॉर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमको दिया है। दिस इज बैलेंस ब्रॉट फ्रॉम बुक्स ऑफ लास्ट ईयर। हम बोलेंगे दिस इज ओपनिंग बैलेंस। चलिए, वी नीड टू फर्दर राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ 2000 का बैड डेट राइट ऑफ करना है। तो फॉर दोज बैड डेट्स ऑफ 2000 एंट्री क्या देंगे सर? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बैड डेट 2000 का राइट ऑफ करना है, क्या एंट्री पास करेंगे? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। मतलब 2000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। बैड डेट ऑफ 2000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर्स में बैलेंस अब कितना हो गया? 60,000। यस सर। बैड डेट अकाउंट में बैलेंस कितना हो गया? ऑलरेडी 3000 का बैलेंस था, 2000 और हमने राइट ऑफ किया, तो 3000 प्लस 2000। बैड डेट अकाउंट में बैलेंस कितना हो गया? 5000। वो बैड डेट का क्या करना है? लॉस है सर, ट्रांसफर करना है। कहां पे? सोचो, प्रोविजन बनाया क्या हमने? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया क्या हमने? लास्ट ईयर सर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, होता तो ट्रायल बैलेंस में देना चाहिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई प्रोविजन लास्ट ईयर की बुक्स में नहीं था। मतलब ये बैड डेट के लॉस के लिए पिछले साल कोई प्रोविजन नहीं बनाया था। बैड डेट के लॉस के लिए पिछले साल कोई प्रोविजन नहीं था। तो क्या बैड डेट किसी प्रोविजन के सामने राइट ऑफ हो सकता है? नहीं। अब ये बैड डेट कहां जाएगा सर? इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। तो 3000 प्लस 2000, 5000 जितना बैड डेट हम सीधा ट्रांसफर कर देंगे टू पीएनएल, सिंस उस बैड डेट के लिए कोई प्रोविजन क्रिएटेड नहीं था। एंट्री हो जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% मेंटेन भी करना है। फॉर नेक्स्ट ईयर 10% मेंटेन करना है। कितने हैं डेटर्स? 60,000 के। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम बोल सकते हैं 10%, 6,000 मेंटेन करना है सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,000 मेंटेन करना है। मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 6,000 होना चाहिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 6,000 होना चाहिए, और कोई एंट्री तो है ही नहीं। तो कैन वी से ये पूरा 6,000 इस साल के प्रॉफिट में से ट्रांसफर होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस 6,000 कहां से आएगा? वो इस साल के प्रॉफिट में से लाना पड़ेगा ना हमको। क्या एंट्री पास हो जाएगा सर? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट मेंटेन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए एंट्री इस साल पास हो जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर मतलब इस साल आपने प्रोविजन क्रिएट किया है डाउटफुल डेट पे, तो अब नेक्स्ट ईयर अगर बैड डेट होगा, अगले साल अगर बैड डेट होगा, विल दैट बी अगेन ट्रांसफर टू पीएनएल? नो। नेक्स्ट ईयर अगर बैड डेट होगा तो वो नेक्स्ट ईयर का बैड डेट हम राइट ऑफ करेंगे अगेंस्ट दिस प्रोविजन। करेक्ट सर। वी आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंटेन प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट एट 2% ऑन डेटर्स। पहले तो देखो, ट्रायल बैलेंस में डिस्काउंट अलाउड दिया है। ये डिस्काउंट अलाउड 1000 क्या राइट ऑफ करोगे और पीएनएल में ट्रांसफर करोगे? नहीं सर। डिस्काउंट के लिए पिछले साल प्रोविजन बनाया था, डिस्काउंट के लिए प्रॉफिट में से पैसा अलग रखा था।
तो ये डिस्काउंट का लॉस क्लोज करके ट्रांसफर कहां करना है? प्रोविजन में। तो डिस्काउंट क्लोज करने के लिए क्या एंट्री देंगे? सर एंट्री हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट में डेबिट साइड, टू डिस्काउंट अलाउड। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए 2% जितना प्रोविजन में बैलेंस मेंटेन करना है। डेटर्स अब कितने हैं? सर डेटर्स अब 54,000 के हैं। वो 54,000 का 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होना चाहिए। 54,000 का 2% 1080 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होना चाहिए। मतलब 52,920 जितना डेटर्स में बैलेंस बचेगा। ये 1080 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का बैलेंस होना चाहिए या प्रॉफिट में से ट्रांसफर करना है इस साल? सर इतना बैलेंस होना चाहिए। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आपको कितना मेंटेन करना है? 1080। तो वैसे ही सोचो कितना रिक्वायरमेंट कितना है? 1000 डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, 1080 फ्यूचर के लिए बैलेंस मेंटेन करना है। तो हमारा रिक्वायरमेंट 2080 का है, लेकिन ऑलरेडी 3000 पड़ा है सर। प्रोविजन में तो यहां ज्यादा पैसा पड़ा है। कितना ज्यादा पड़ा है? सर 920 का एक्सेस बैलेंस पड़ा है प्रोविजन में। कम होता तो क्या करते? प्रॉफिट में से प्रोविजन में ट्रांसफर करते। ज्यादा है तो क्या करेंगे? वो सरप्लस अमाउंट वापस अपने प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। दैट सरप्लस अमाउंट विल बी अगेन क्रेडिटेड टू पीएनएल, ट्रांसफर टू पीएनएल। मतलब एंट्री क्या बन जाएगा? एंट्री हो जाएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू पीएनएल। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। आई होप आप लोग को ये प्रोविजन समझ में आ रहा है, एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रोविजन समझ में आ रहा है। तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके एग्जांपल कॉपी करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे। So friends, we'll be starting with our first long question then. First long question, classwork first question. Classwork first question, जहाँ पे आप लास्ट लाइन अगर पढ़ें तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट. We are preparing trading and P&L account and also balance sheet. Given क्या है? We are given trial balance. Trial balance दिया हुआ है और trial balance के बाद कुछ additional information adjustments दी है. तो we will have to pass entries for all these adjustments and then we'll have to give effects of items in trial balance. Expenses, incomes, उनका closing entry, close करके trading P&L में transfer करेंगे. Assets, liabilities will show them in balance sheet. So let's start with adjustments first. Trial balance दिया हुआ है. First adjustment क्या दिया है? Included amongst debtors is rupees 3,000 due from Ram, and included among creditors 1,000 due to Ram. Ram हमारे लिए debtor भी है और creditor भी है. हमारे डेटर्स की लिस्ट में 3000 ऐसा है जो राम से लेना है. हमारे क्रेडिटर्स की लिस्ट में
1000 ऐसा है जो राम को देना है। अब आप खुद सोचिए, एक ही पर्सन के दो लेजर अकाउंट रखेंगे क्या बुक्स में? राम द डेटर एंड राम द क्रेडिटर, दो अकाउंट बुक्स में रखेंगे? नहीं। आप दोनों का एक नेट इफेक्ट अपनी बुक्स में रखेंगे ना। मतलब राम का दो नहीं, एक अकाउंट बुक्स में रखेंगे। तो जहां पे उसका बैलेंस कम है वहां पे उसका अकाउंट क्लोज करके जहां ज्यादा बैलेंस है वहां ट्रांसफर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे से 3000 रुपीज मांगते हो, आई ओ यू ₹3000, आप मेरे से 3000 मांगते हो और मैं आपसे 1000 मांगता हूं, तो आप क्या मेरे दो अकाउंट अपनी बुक्स में रखोगे? नहीं। आप मुझसे 3000 मांगते हो और 1000 आपको मुझे देना है, तो आप नेट 2000 रुपीज मुझसे डिमांड करोगे ना। मतलब मेरा एक ही अकाउंट अपनी बुक्स में मेंटेन करोगे ना। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? राम का बैलेंस कम कहां पे है? सर राम क्रेडिटर्स में बैलेंस कम दिख रहा है 1000, तो राम का जो बैलेंस क्रेडिटर्स में है वहां उसको क्लोज कर देंगे और उसको ट्रांसफर कर देंगे टू हिज अकाउंट इन डेटर्स लिस्ट, इन डेटर्स लेजर। मतलब राम जो क्रेडिटर है उसका अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिटर था तो उसका क्रेडिट बैलेंस था, क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे। राम द क्रेडिटर, his account will be debited और ट्रांसफर कहां हो जाएगा? टू राम अकाउंट इन लिस्ट ऑफ डेटर्स। तो कैन आई से सिंपली राम द क्रेडिटर इज क्लोज्ड, मतलब क्रेडिटर्स 1000 से कम हो गए और उनको ट्रांसफर कर दिया टू डेटर्स में, तो डेटर्स बढ़ गए क्या? डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं, डेटर्स भी कम हो गए ना। बोथ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स विल रिड्यूस बाय 1000, दोनों 1000 से रिड्यूस हो जाएंगे। देखिए ट्रायल बैलेंस में डेटर्स आपको दिया हुआ है 24000, इन ट्रायल बैलेंस डेटर्स का बैलेंस हमको दिया हुआ है 24000, माइनस कर देंगे ड्यू टू राम 1000। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर्स उसी के नीचे देखिए दिया हुआ है 14800, क्रेडिटर्स 14800, माइनस कर देंगे ड्यू फ्रॉम राम, ट्रांसफर्ड दिस टू ड्यू फ्रॉम राम अकाउंट 1000। I hope this entry is clear. Second adjustment. Provision for bad and doubtful debt is to be created at 5% and provision for discount at 2% on debtors. पहले चेक करते हैं, is there already any provision created in books of last year? क्या लास्ट ईयर की बुक्स में कोई प्रोविजन क्रिएटेड था? ट्रायल बैलेंस में दिया है क्या कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट? नहीं दिया है सर। ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी प्रोविजन नहीं दिया है, मतलब लास्ट ईयर कोई प्रोविजन क्रिएटेड नहीं था। इस साल फर्स्ट टाइम एज फ्रेश प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन क्रिएट करना है, कितना है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 5% क्रिएट करना है। तो अभी डेटर्स 23,000 के हैं, प्रेजेंटली डेटर्स बैलेंस इज 23,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ डेटर्स होना चाहिए। मतलब सर 23,000 का 5% 1150 होना चाहिए। प्रोविजन क्रिएट करने के लिए एंट्री क्या बनेगा? प्रॉफिट में से अलग करेंगे ना हम प्रोविजन, एंट्री क्या बनेगा? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। मतलब पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे हम लोग टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। रिमेनिंग बैलेंस अब डेटर्स में कितना है? आफ्टर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर्स में अब बैलेंस कितना है सर? 21,850 का बैलेंस है।
ऑन दीज रिमेनिंग डेटर्स हमें डिस्काउंट के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है 2%. We need to create provision for discount on debtors at 2%. 2% of 21,850. 437. 2% of 21,850. 437. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हमको क्रिएट करना है. एंट्री क्या पास करेंगे? पहले से कोई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएटेड नहीं था, फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं, तो पूरा 437 प्रॉफिट में से ट्रांसफर करेंगे टू दैट प्रोविजन. P&L account debit to provision for discount on creditors. P&L में डेबिट साइड to provision for discount on creditors. अब यहां पे ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट विल बी क्रिएटेड on balance of debtors after deducting provision for doubtful debt. Provision for doubtful debt deduct करने के बाद जो remaining balance है, on that remaining balance you will always create provision for discount. तो remaining balance in debtors 21413. Remaining balance in debtors 21413. Next, depreciation on furniture and fittings at 10% shall be written off. Depreciation write off करना है. पहले देखिए, फर्नीचर एंड फिटिंग्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 5000. फर्नीचर एंड फिटिंग्स ट्रायल बैलेंस में दिया है 5000. डेप्रीसिएशन राइट ऑफ करना है. जर्नल एंट्री सोचो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है सर, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 10% मतलब 500 टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट. एसेट का वैल्यू रिड्यूस कर रहे हो ना आप. डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो डेप्रीसिएशन फर्नीचर एंड फिटिंग्स में से लेस कर देंगे हम लोग. फर्नीचर एंड फिटिंग्स में से लेस कर देंगे, एंड दिस डेप्रीसिएशन विल बी क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू P&L. लॉस है, विल बी ट्रांसफर टू P&L. डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स. Next, personal purchases of Hari rupees 600 had been recorded in purchase book. पर्सनल परचेज हरी का था, मतलब करेक्ट एंट्री होना चाहिए था, उसने पर्सनल यूज के लिए गुड्स खरीदा था. करेक्ट एंट्री होना चाहिए था ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. ड्रॉइंग्स हुआ ना, बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए खरीदा था, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट करेक्टली डेबिट होना चाहिए था. हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दिया, हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया. तो परचेज में से लेस करना है, परचेज रिड्यूस करना है, और ड्रॉइंग्स में इंक्लूड करना है. तो यहां पे ये एरर हो गया है, गलती हो गया है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री क्या देना है सर? एंट्री हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 600 टू परचेजेस अकाउंट. drawings account debit to purchase. So we need to deduct it from purchase. ट्रायल बैलेंस में देखिए, परचेज हमको दिया है, टोटल परचेज 3,21,700. परचेज 3,21,700. इसमें से माइनस कर देंगे पर्सनल परचेजेस. पर्सनल परचेजेस ऑफ 600 विल बी डिडक्टेड, और ये पर्सनल परचेज उसका ड्राइंग्स में इंक्लूड होगा.
ड्रॉइंग्स कहां शो करते हैं फ्रेंड्स? ड्रॉइंग्स हम कैपिटल में से माइनस करके शो करते हैं, ड्रॉइंग्स हम लोग इंक्लूड कर देते हैं कैपिटल में। ट्रायल बैलेंस में देखिए ड्रॉइंग्स आपको दिया हुआ होगा 30,000 सबसे लास्ट में दिया है, ड्रॉइंग्स 30,000 दिया हुआ है, तो अलॉन्ग विद दैट पर्सनल परचेज भी ड्रॉइंग्स हो गया, वो पर्सनल परचेज भी कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो ड्रॉइंग्स टू परचेज, ड्रॉइंग्स में इंक्लूड किया, परचेज में से माइनस किया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर होल ईयर। ट्रायल बैलेंस में देखिए, ट्रायल बैलेंस में देखिए बैंक लोन आपको दिया है 14% पर एनम 20,000। ऑन दैट बैंक लोन ऑफ 20,000 14% इंटरेस्ट पेएबल है। ऑन दैट बैंक लोन ऑफ 20,000, बैंक लोन 20,000 का दिया है, तो हाउ मच शुड बी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन? सर 20,000 का लोन है, उस पे 14% इंटरेस्ट कम्स टू 2,800। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? 2,800। ट्रायल बैलेंस में उसी के नीचे देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है। अब समझिए, ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन का एंट्री पास कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो एक्सपेंस है, एंड वापस याद कीजिए एक्सपेंस थ्रू आउट द ईयर कैश बेसिस पे बुक्स में रिकॉर्ड होता है। मतलब ये जो इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, इसका एंट्री पास क्यों कर दिया है? क्योंकि सर ये पे हो गया है। ट्रायल बैलेंस में जो इंटरेस्ट दिख रहा है, दैट इंटरेस्ट इज ऑलरेडी पेड ड्यूरिंग द ईयर। इफ दैट इज पेड ड्यूरिंग द ईयर, हम बोलेंगे 2,800 इंटरेस्ट पे करना था, आउट ऑफ विच 1,100 इज ऑलरेडी पेड। 2,800 पे करना था, 1,100 पे कर दिया है, तो 1,700 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है। ये 1,700 के लिए एंट्री क्या पास करेंगे? सर इंटरेस्ट अपना एक्सपेंस है, सो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट इज एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, पे कर दिया होता तो कैश रिड्यूस होता, कैश क्रेडिट करते, पे करना बाकी है तो ये लायबिलिटी क्रिएट होगा। बैंक लोन का ऑलरेडी लायबिलिटी क्रिएटेड है, उसी में इंक्लूड हो जाएगा। पेएबल किसको है सर? ये पेएबल टू बैंक है, तो इट विल बी क्रेडिटेड टू दैट बैंक लोन, इट विल बी क्रेडिटेड टू दैट बैंक लोन। तो फॉर 1,700 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एंट्री क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन पीएनएल में ट्रांसफर होगा, तो इन योर पीएनएल अकाउंट, इन योर पीएनएल अकाउंट आप सबसे पहले शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन विच इज पेड 1,100, प्लस कर देंगे उसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वेदर पेड और नॉट। हमें तो अक्रूवल बेसिस पे टोटल एक्सपेंस पीएनएल में शो करना है ना। सेम वे बैंक लोन will appear in our balance sheet liability side. बैंक लोन 20,000 will appear in our balance sheet liability side. उसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये फर्दर लोन का इंटरेस्ट बैंक को पे करना बाकी है, तो टोटल अमाउंट रीपेएबल टू बैंक 21,700। कितना पेमेंट देना बाकी है बैंक को? 21,700। Next, a quarter of amount of printing and stationery expense is to be carried forward to next year. Printing and stationery expense 14,400 दिया है, उसका क्वार्टर पार्ट मतलब 1/4 पार्ट, क्वार्टर पार्ट मतलब 1/4 पार्ट, वो 1/4 पार्ट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना है। मतलब हम बोलेंगे ये जो स्टेशनरी एक्सपेंस हमने पे किया है, इसका पूरे का बेनिफिट इस साल नहीं मिला है, इसके 1/4 पार्ट का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा। अरे सर, अगर वो बेनिफिट इस साल नहीं मिला है
तो वो इस साल का एक्सपेंस ही नहीं है। अगर वो पेमेंट का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा तो वो 1/4 पेमेंट तो अपना एसेट है। क्या नाम से इसे शो करेंगे बुक्स में? सर प्रीपेड एक्सपेंस। एंट्री क्या पास करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट नाम से एक एसेट क्रिएट करेंगे और एक्सपेंस को रिड्यूस करेंगे। सो व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री विल बी प्रीपेड स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1/4 of 14,400, 3,600 to stationery expense. This prepaid stationery expense can also be recorded by the name stock of stationery, unused stationery in this year. उसी को हम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोलते हैं। तो पीएनएल में शो करेंगे हम लोग स्टेशनरी एक्सपेंस 14,400 सर, माइनस बेनिफिट इस साल नहीं मिला तो इस साल का एक्सपेंस नहीं है 3,600। तो 10,800 is our expense in this year, and this prepaid expense will appear in our balance sheet. Prepaid stationery expense. You may also record this as stock of stationery. Next, credit purchase invoice amounting to 400 had been omitted from books. क्रेडिट परचेज किया है गुड्स का जो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया है, ओमिट हो गया है। तो परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ है, एरर ऑफ ओमिशन है। परचेज रिकॉर्ड करना है। परचेज रिकॉर्ड करने के लिए क्या एंट्री देंगे सर? परचेज अकाउंट डेबिट 400 टू क्रेडिटर्स। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स मतलब परचेज बढ़ जाएगा 400 से। परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अब रिकॉर्ड करेंगे तो आर परचेज विल इंक्रीज बाय 400। and our creditors also will increase by same amount 400। तो 14,200। स्टॉक ऑन 31/12/94 क्लोजिंग स्टॉक 78,600 दिया है। क्लोजिंग स्टॉक is that part of our cost which is not generating income in this year। क्या एंट्री पास करते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक के लिए? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 78,600। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट हम लोग शो करेंगे इन आर एसेट्स। Closing stock will show in our assets and will be credited to trading account। तो आफ्टर दिस कैन वी से हमने सभी एडजस्टमेंट्स का एंट्री पास कर दिया है बुक्स में, सभी एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड कर दिए बुक्स में। तो अब नाउ रिमेनिंग आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड। कैपिटल आपको दिया है 76,690। कैपिटल बैलेंस आपको दिया है 76,690। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर 46,800। ओपनिंग स्टॉक 46,800।
Sales 389,600. Return inward, that is sales return, 8600. Sales returns. So net sales 3,81,000. Purchase we have recorded. Returns outward. Purchase returns 5,800. Rent and carriage inward 19,600. डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में ही ट्रांसफर करेंगे. Rent and taxes 4,700. Salaries and wages 9,300. Again in P&L, administrative expense है. Debtors and creditors we have recorded. Bank loan and its interest we have recorded. Stationery expense हमने record कर दिया है. Bank balance is 8,000. Discount earned, that is discount received, indirect income है. P&L में show करेंगे credit side. Discount allowed 1,800. Discount allowed 1,800. सर डिस्काउंट के लिए प्रोविजन इस साल बनाया है, पिछले साल कोई प्रोविजन नहीं था, तो ये डिस्काउंट पीएनएल में ही ट्रांसफर होगा. अगले साल अगर कोई डिस्काउंट अलाउ किया तो वो इस प्रोविजन के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा. जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस सब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं. जनरल एक्सपेंसेस 11,450. Insurance, that is insurance premium. इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है सर? 1,300. पीएनएल में ट्रांसफर होगा. पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस 2,330. कैश बैलेंस 380. Traveling expenses. We are continuing our P&L this side. Traveling expenses 870.
तो आफ्टर पोस्टिंग ऑल आइटम्स पहले फाइंड करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। $459,600। $77,500 is gross profit, what we are getting in P&L. ग्रॉस प्रॉफिट मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू P&L अकाउंट। 77,500। 81,940। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट फ्रेंड्स मिलता है, बिजनेस एज अ होल का प्रॉफिट हमको मिलता है 34503। नेट प्रॉफिट बिजनेस एज अ होल का प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा सर? इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल, विल बी पेड टू ओनर, विल बी एडेड टू हिज कैपिटल। $80,593। 1,16,493। $1,16,493। तो आप लोग स्क्रीन पॉज करेंगे एंड यू विल कॉपी द एंटायर एग्जांपल। पूरा एग्जांपल आप लोग कॉपी करेंगे। So friends, we'll now start with question 3. Question 3. From the following particulars,
for the year ended 31st March 2002 of Messrs ABC Company prepared trading and P&L account and balance sheet as on that date. अगर आप ध्यान से देखें तो ये टेबल में ट्रायल बैलेंस नहीं दिया है, सभी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं. यू आर सिंपली गिवन बैलेंसेस, मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस लेजर बैलेंसेस. Adjustments to be made for current year: interest on capital, interest on drawings, apprentice premium is for 3 years, stock valued at 8700 destroyed by fire, advertisement to be carried forward, manager का commission है, and there is some unrecorded purchase also. तो like in previous sum, we'll start again with the adjustments which are given. वो adjustments के लिए हम लोग पहले entries पास करेंगे. सबसे पहले फ्रेंड्स दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5% फॉर द ईयर. ट्रायल बैलेंस में सबसे स्टार्टिंग में ही देखिए कैपिटल आपको दिया हुआ है 1,45,000. कैपिटल बैलेंस इज 1,45,000. अब सबसे पहले सोचिए फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री क्या पास करेंगे. सर ओनर ने हमको बिजनेस को जो पैसा दिया है दैट इज कैपिटल. ओनर अलग है हमसे. ओनर ने हमको जो पैसा दिया है दैट इज कैपिटल, तो उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. मतलब दैट इंटरेस्ट विच इज पेड ऑन कैपिटल इज आवर एक्सपेंस. यस, एंड इट इज पेएबल टू ओनर ऑल्सो. ओनर को देना बाकी है तो ओनर की तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी. तो फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. Interest on capital account debit to capital. It will further increase our liability towards owner. 1,45,000 capital है and 5% of 1,45,000 7,250. तो फाइनल अकाउंट्स में कहां शो करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, एक्सपेंस है, पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो वी विल ट्रांसफर दैट टू पीएनएल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. एंड सिंस दिस इज पेएबल टू ओनर, it will increase our liability towards owner, will be added to his capital. Same वैसे ही interest on drawings is to be charged to him as ascertained for the year 232. ड्रॉइंग्स मतलब वो पैसा जो ओनर हमारे पास से लेके गया है, वो पैसा जो ओनर लेके गया है उस पे तो इंटरेस्ट हम उससे मांगेंगे, हम उससे चार्ज करेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे लिए क्या हो गया? सर मिल रहा है ओनर से, इनकम हो गया. इनकम हो गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. और क्योंकि ओनर से लेना है, ओनर की तरफ जो हमारी लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी. तो एंट्री क्या हो जाएगा? फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सर इट विल बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, capital account debit to interest on drawings account. Capital account debit to interest on drawings account 232. Interest on drawings income है तो we will credit that to P&L. And it will reduce our liability towards owner. मतलब this will be deducted from capital. Drawings minus करेंगे and we will also deduct interest on drawings. Apprentice premium. Apprentice premium. Apprentice premium is income, articled clerk's premium.
कोई अप्रेंटिस हमारे पास है, टू ट्रेन हिम वी आर गेटिंग प्रीमियम, तो दैट प्रीमियम इज रिसीव्ड फॉर 3 years. सी, जब अप्रेंटिस प्रीमियम मिला था, वी सिंपली ट्रीटेड दैट एज आवर इनकम एंड रिकॉर्डेड इट इन आवर बुक्स, कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर दिया होगा. नाउ दे आर सेइंग इट इज रिसीव फॉर 3 years ऑन 1/4/2001. 1/4/2001 से 31 मार्च 2002, एक साल हमारे अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है. 1 year बिलोंग्स टू आवर करंट अकाउंटिंग ईयर. मतलब वो जो 3 years का इनकम मिला है, उसमें से 1 year का इनकम हमारे इस साल का इनकम है, 2 साल का इनकम प्री रिसीव्ड है. 2 साल का इनकम अगर प्री रिसीव्ड है, मतलब वो 2 साल का जो रिसीट है वो इस साल का इनकम नहीं है, उसे अपनी इनकम में से माइनस करना है. इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है सर. माइनस करने के लिए इनकम अकाउंट शुड बी डेबिटेड. तो एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री हो जाएगा इनकम, मतलब अप्रेंटिस प्रीमियम अकाउंट डेबिट. apprentice premium account debit to pre-received apprentice premium, apprentice premium account debit to pre-received apprentice premium. देखिए ऊपर बैलेंसेस में अप्रेंटिस प्रीमियम आपको दिया है 3480. दिस 3480 इज इनकम फॉर 3 years. हमको कैलकुलेट करना है हाउ मच इज इनकम फॉर 2 years. दैट इनकम ऑफ 2 years इज प्री रिसीव्ड. 3480 into 2 divided by 3. 2320 is pre-received. तो अप्रेंटिस प्रीमियम बीइंग इनडायरेक्ट इनकम हम शो करेंगे पीएनएल में क्रेडिट साइड. अप्रेंटिस प्रीमियम 3480 minus pre-received. Pre-received income is 2320. And this pre-received income is our liability. Pre-received apprentice premium. $2320. Then they are saying stock valued 8700 was destroyed by fire on 25/3. Insurance company against that has admitted claim of 5800 only to be paid in 2003, मतलब in future. तो अभी they have only admitted claim, they have not paid it. If they have admitted claim, पैसा admit किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीवेबल है. इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स आवर डेटर. इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 5800 सर. स्टॉक कितने का डिस्ट्रॉय हो गया सर? स्टॉक 8700 का डिस्ट्रॉय हो गया. इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट कर रही है 5800. तो कैन वी से 2900 इज आवर लॉस. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2900. एंड गुड्स एट कॉस्ट चला गया हमारे पास से, एट कॉस्ट गया है, तो इट विल रिड्यूस आवर परचेज, it will reduce our expense. So insurance company account debit, loss by fire account debit to purchase. Insurance company account debit. So insurance company's account will appear in our assets. Insurance company's account 5800. Loss by fire 2900. PNL में ट्रांसफर करेंगे. टू परचेज, तो परचेज में से हम लोग माइनस कर देंगे. परचेज 58,000 दिया है परचेज, माइनस
Goods destroyed 8,700. They are then saying rupees 14,500 out of advertisement expense are to be carried forward. एडवर्टीजमेंट के लिए जो पेमेंट हमने किया था उसमें से 14,500 कैरी फॉरवर्ड करना है. मतलब वो 14,500 जितने पेमेंट का बेनिफिट इस साल नहीं मिला है, 14,500 जितने पेमेंट का बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा. मतलब 14,500 सर अपने लिए क्या हुआ? प्रीपेड एक्सपेंस. एसेट हो गया, वो अपना एक्सपेंस हुआ ही नहीं है. तो एंट्री क्या पास करेंगे? उसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे एक्सपेंस अपना इस साल का, और ट्रांसफर कर देंगे टू प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट. प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 14,500 टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. तो देखिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस आपको दिया है 15,950. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट का बैलेंस आपको दिया है 15,950. उसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंस. $14,500. So we can say expense for this year 14,500 माइनस करेंगे तो एक्सपेंस फॉर दिस ईयर विल बी 1,450. और ये जो अमाउंट हमने डिडक्ट किया है ये प्रीपेड एक्सपेंस अपना एसेट है, एसेट साइड शो करेंगे. प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस manager is entitled to commission of 10% at net profit calculated after charging such commission. तो मैनेजर का कमीशन तो प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट मिलेगा तब कैलकुलेट करेंगे, बाद में सोचेंगे. फिर दिया है स्टॉक इंक्लूड्स मटीरियल वर्थ ₹2,900 फॉर विच बिल हैड नॉट बीन रिसीव्ड एंड देयरफॉर नॉट येट अकाउंटेड फॉर. कुछ गुड्स खरीदा था हमने जिसका बिल नहीं मिला, इनवॉइस नहीं मिला, इसीलिए उसका अकाउंटिंग नहीं हुआ, मतलब परचेज रिकॉर्ड नहीं हुआ. लेकिन गुड्स फिजिकली आ गया था हमारे पास, और फिजिकली आ गया था मतलब हमारे गोडाउन में पड़ा था, तो हमने फिजिकली जब स्टॉक कैलकुलेट किया होगा उसको काउंट कर लिया होगा. मतलब ये हमारे स्टॉक में तो करेक्टली इंक्लूडेड है, परचेज का एंट्री अभी तक बुक्स में पास नहीं हुआ है, तो परचेज का एंट्री पास कर देंगे. परचेज का एंट्री क्या पास करेंगे सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 2,900. परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. So it will be added, it will be included in our purchases. And will also be included in balance of creditors. Creditors हमको दिया हुआ है 45,820 प्लस करेंगे इसमें अनरिकॉर्डेड परचेज तो वी हैव रिकॉर्डेड ऑल दी एडजस्टमेंट्स एक्सेप्ट दैट एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट. तो अब ट्रायल बैलेंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? 1 अप्रैल का स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, दैट इज एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, इस साल बेचा जाएगा वो. ओपनिंग स्टॉक 23,200. कैपिटल हो गया, परचेज हो गया, सेल्स 2,32,000.
ऑफिस एक्सपेंस 23,345. Return inward, that is sales return 4350. Return inward sales में adjust कर देंगे. Closing entry, if you remember, sales to sales return 4350. तो 2,27,650. इंटरेस्ट ऑन लोन. फॉर लोन देखिए अपोजिट साइड दिया हुआ है लोन डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस मतलब इट्स लोन गिवन. लोन 14,500 दिया हुआ है. 14,500 का लोन हमने किसी को दिया है. 10% मतलब ऑन दिस लोन ऑफ 14,500 वी आर सपोज टू रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 10%. वी आर सपोज टू रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 1450. How much is interest on loan receivable? Interest on loan 14,500 का लोन है. 10% comes to 1450. मतलब 1450 इस लोन पे टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए. ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन 870 दिया है. ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट का बैलेंस दिया है. मतलब ट्रायल बैलेंस में तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है जिसका एंट्री थ्रू आउट द ईयर हो गया है. कौन से इंटरेस्ट का एंट्री थ्रू आउट द ईयर हो गया होगा? थ्रू आउट द ईयर इनकम एक्सपेंस कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं. मतलब उस इंटरेस्ट ऑन लोन का एंट्री हो गया होगा जो मिल गया है. तो वी कैन कंक्लूड 870 का इंटरेस्ट हमको मिल गया है सर. आउट ऑफ दिस टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑफ 870 इज रिसीव्ड सर. मिल चुका है इतना. तो बैलेंस 580 इज इंटरेस्ट रिसीवेबल मिलना बाकी है. इफ दिस इंटरेस्ट इज रिसीवेबल, ये अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अब रिकॉर्ड करना है. इंटरेस्ट बीइंग इनकम हियर मिल रहा है, क्रेडिट करना है. एंड रिसीवेबल फ्रॉम दैट पर्सन टू हुम लोन इज गिवन, तो लोन का अकाउंट और डेबिट करना है. वो पर्सन को और डेटर बनाना है. वो पर्सन का डेबिट बैलेंस और इंक्रीज करना है. पर्सन से रिसीवेबल अमाउंट इंक्रीज करना है. लोन अकाउंट डेबिट करना है 580 टू इंटरेस्ट ऑन लोन. तो इंटरेस्ट जो मिल चुका है वो हम शो करेंगे इन आर पीएनएल. इंटरेस्ट ऑन लोन 870 रिसीव्ड है सर, प्लस रिसीवेबल, फर्दर रिसीवेबल कितना है 580. टोटल इनकम अर्नड इन दिस ईयर 1450. और ये 580 जो रिसीवेबल है वो हम लोग लोन में इंक्लूड कर देंगे, लोन में ऐड कर देंगे. इंटरेस्ट रिसीवेबल 580. रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न आपको दिया है 1160. ड्रॉइंग्स 8,700 कैपिटल में से माइनस होगा. वेजेस 20,010. लैंड एंड बिल्डिंग 159,500. फर्नीचर एंड फिक्चर्स 7,250.
Advertisement, apprentice premium we have recorded. Bills receivable 10,150. Bills payable 7,250. Daters, sundry daters 58,000. Plant and machinery 13,050. Creditors we have already recorded, loan we have already recorded, investment asset है 8,700. Cash at bank 10,150. Cash in hand 725. Stock, is it trial balance given? No. ये खाली इंफॉर्मेशन दिया है. मतलब ये जो स्टॉक है 31/3/2002 का स्टॉक है, दिस इज नॉट अ स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस, दिस इज ओनली एन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. तो स्टॉक एक एडजस्टमेंट है, उसका एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगा. क्या एंट्री पास होगा सर? स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, मतलब ये अभी तक बुक्स में एडजस्ट नहीं हुआ है, हमको एडजस्ट करना है. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो इट विल बी क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. And will appear in our balance sheet, asset side. फाइंड करते हैं प्रॉफिट कितना आता है. $51,040 net purchases. $247,950. $153,700 is gross profit. $153,700 is our gross profit. Total of credit side 156,542. कमीशन कैलकुलेट करना है. एडजस्टमेंट नंबर 6, वी आर सपोज टू कैलकुलेट कमीशन. Total of credit side of P&L
156,542 minus total of debit side of P&L. P&L डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 7250 प्लस 2900 प्लस 1450 प्लस 23345 34945. तो प्रेजेंटली 121,597 is our profit. प्रेजेंटली क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल 121,597 प्रॉफिट आ रहा है. नाउ फ्रेंड्स, हमको कमीशन मैनेजर को देना है 10%. तो ये जो प्रॉफिट है इसमें से माइनस करेंगे हम लोग कमीशन ऑफ 10%. कैन वी से दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन. दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर गिविंग कमीशन. कमीशन हमको मैनेजर को देना है, वो माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा फाइनल नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. वी विल रिसीव फाइनल नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन. मैनेजर को कमीशन किसका देना है? 10%. तो बहुत क्लियरली क्वेश्चन में दिया है, मैनेजर इज टू बी गिवन कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. मैनेजर का जो कमीशन है वो 10% कौन से प्रॉफिट का होना चाहिए? सर, उस प्रॉफिट का जिसमें से कमीशन माइनस हो चुका है. प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब ये जो कमीशन है, ये कमीशन 10% कौन से प्रॉफिट का होना चाहिए? सर, इस प्रॉफिट का. आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाले प्रॉफिट का 10% होना चाहिए. लेकिन ये प्रॉफिट कितना है वो तो हमको नहीं पता है. तो हम सपोज करते हैं आफ्टर कमीशन अगर प्रॉफिट 100 है, आफ्टर कमीशन अगर प्रॉफिट 100 है तो कमीशन 10% 10 रुपीज होगा. यस सर. आफ्टर कमीशन अगर प्रॉफिट 100 है तो इसका 10% कमीशन 10 रुपीज होगा. तो कमीशन माइनस करने के बाद, ये 10 रुपीज कमीशन माइनस करने के बाद प्रॉफिट 100 आता है. तो माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सर, इट विल बी 110. बिफोर कमीशन वाला प्रॉफिट 110 हो जाएगा ना. तो कंपेयर कर लो. बिफोर कमीशन वाला प्रॉफिट जब 110 था, बिफोर कमीशन वाला प्रॉफिट जब 110 था, वी विल से कमीशन सर 10 रुपीज था. बिफोर कमीशन वाला प्रॉफिट 121,597 है, तो कमीशन कितना होगा? It will be 121,597 into 10 divided by 110, 11054. Commission will be 11054. 121,597 into 10 divided by 110. So 110,543 is our final net profit. तो कमीशन 11054 मिला हमको. कमीशन हमारे लिए क्या है? सर, कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है. तो कमीशन अकाउंट डेबिट, पे नहीं किया है, पे करना बाकी है, टू कमीशन पेएबल. कमीशन एक्सपेंस है तो कमीशन ट्रांसफर करेंगे टू P&L अकाउंट 11054. और क्योंकि पे करना बाकी है, हम इसको लायबिलिटीज में शो करेंगे. कमीशन पेएबल फाइनल नेट प्रॉफिट कितना मिला हमको? फाइनल नेट प्रॉफिट हमको मिल गया 110,543 एज पर आर वर्किंग.
फाइनल नेट प्रॉफिट हमको मिल गया 110543। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कितना मिलेगा? $253,861। $323,205 is total of balance sheet. $323,205